ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 का 1652 से आगे की कहानी। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस के हॉल में अभी जो घटना मारवा हाउस के हॉल में चल रहे थे फंक्शन में घटी थी, उसके चलते सभी घर वालों के चेहरे का रंग उड़ गया था, जिसमें कि सबसे ज्यादा फीका रंग पराशर परिवार का दिखाई दे रहा था। पूरा पराशर परिवार जानता था कि आज मुक्ता के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ उसकी एंगेजमेंट पार्टी भी है। सिर्फ मुक्ता ही ऐसी थी जो इस बात को नहीं जानती थी। पूरा पराशर परिवार यह बात अच्छी तरह से जानता था कि मारवा परिवार ओंकार और प्रीति की सगाई के साथ साथ वहीं पर सनी और मुक्ता की भी सगाई करना चाहता है। वह चाहता है कि जिस तरह मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई आदित्य पराशर ने प्लान की थी, बिल्कुल उसी तरह मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई हो, जिसके साथ ही दोनों परिवार इस रिश्तेदारी में आगे की ओर बढ़ सके। यह मुक्ता के जन्मदिन का उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होने वाला था। इस वक्त सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट आदित्य पराशर को महसूस हो रही थी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सनी इस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सनी जिस तरह से प्रतिक्रिया रिश्ता पक्का करने वाले दिन देखी गई थी, उससे यह बात स्पष्ट थी कि वह मुक्ता को पहले से ही पसंद करता था और इस रिश्ते से पूरी तरह खुश भी है। इस वक्त आदित्य पराशर की ऐसी स्थिति थी कि काटो तो खून नहीं था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह पीछे की ओर खींचा चला जा रहा है और धरती घूम रही है, वह खुद को संभाल नहीं पाएगा और गिर जाएगा। लेकिन तभी सुनील भारद्वाज उसके बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो जाता है और आदित्य का हाथ थामते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं? आदित्य लोगों के सामने किसी भी तरह का तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। वह बेहद ही समझदार आदमी था और पक्का बिजनेसमैन भी था। वह अच्छी तरह जानता था कि इन सब चीजों का न सिर्फ उसकी पारिवारिक स्थिति पर बल्कि बिजनेस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वह खुद को संभाल लेता है। वह सुनील का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मुक्ता के भाई भी आदित्य के सपोर्ट के लिए चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। इधर ओंकार को अपनी जगह पर खड़े खड़े अब तक पूरी स्थिति समझ में आ चुकी थी। उसे अपनी ओर से देखती हुई सभी आंखें बहुत ही अजीब लग रही थी। वह अंदर ही अंदर अजीब सी बेइज्जती महसूस कर रहा था और उससे भी कहीं ज्यादा प्रीति के लिए तकलीफ महसूस कर रहा था। न जाने उस पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। साथ ही उसे खुद की हालत पर तरस भी आ रहा था। उसे मन ही मन यह विचार परेशान कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक उसके माता पिता ग्रहण बनकर उसकी जिंदगी पर लगे रहेंगे, तब तक उसकी जिंदगी में कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। अभी तक वह पूरी तरह इस बात को नहीं जानता था कि यह सारी प्लानिंग उन दोनों के मुख्य स्तर पर किसने की है, लेकिन फिर भी काफी हद तक यह बातें स्पष्ट थी कि इसमें अनिका का हाथ सबसे ज्यादा होगा। वह अपनी नजरें अनिका की तरफ करता है। अनिका उसकी आंखों में ढेर सारी मायूसी देख पाती है। शायद इस वक्त ओंकार सबके सामने खड़ा न होता तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। ओंकार बड़े ही स्टाइल से अपने सूट को दोनों हाथों से पकड़कर ठीक करते हुए वहां से चला जाता है। इस हालत में उसे रोकना ठीक नहीं था। न ही अनिका और न ही कोई और उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी जानते थे कि इस वक्त ओंकार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल सभी के लिए यह था कि जब प्रीति ओंकार से प्यार करती है तो सभी मेहमानों के सामने इस तरह से सगाई करने से इनकार करने का क्या कारण हो सकता है। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी था, इस तरह से इनकार का अर्थ क्या समझा जाए। ओंकार के भी वहां से चले जाने के बाद अब सिर्फ मुक्ता ही वहां खड़ी रह गई थी। मुक्ता की जिंदगी में यह पहली स्थिति नहीं थी जो एकदम विपरीत थी। न जाने मुक्ता ने अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी परिस्थितियों को हंसते हंसते अपने सामने से गुजरते देखा था और हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए भरसक प्रयास भी किए थे। अधिकतर उसके प्रयासों का परिणाम सकारात्मक होता था,
लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों का भी उसने खुशी से सामना किया था और उन्हें स्वीकार भी किया था। आज भी एक बार ऐसी ही स्थिति उसके सामने थी। अब देखना यह था कि इस स्थिति में वह अपने लिए क्या करने वाली थी, क्योंकि बात सिर्फ मुक्ता की खुशी की नहीं थी बल्कि उसके परिवार के सम्मान की भी थी। इसके अलावा यह बात उस व्यक्ति के मन की भी थी जिसे वह चाहने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि सनी ने इस रिश्ते से सबके सामने इनकार कर दिया, जबकि कुछ घंटे पहले तक भी जब सनी से उसकी बात हुई थी तो सनी बेहद ही खुश था और मुक्ता के मारवा हाउस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि मुक्ता का मन रखने के लिए उसने वही कपड़े पहने थे जो मुक्ता चाहती थी। मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य बार बार एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई भी शब्द एक बात नहीं कर रहा था। इस वक्त उनका एक भी शब्द कहना काफी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता था। लेकिन अब सवाल यह था कि इस स्थिति में अपने चेहरे के उड़ते हुए रंगों का क्या करें। इस स्थिति को किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि शहर में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी दोनों परिवार का नाम इज्जत से लिया जाता था। दूर दूर तक के लोग आज इस फंक्शन में शामिल होने के लिए आए हुए थे। एक जरा सी भूल मीडिया के लिए बहुत बड़ा मसाला बन सकती थी। उसके बाद अभी कुछ ही देर पहले तक पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे यह सन्नाटा खुशफुसाहट में बदलने लगा है और उसके कुछ देर के बाद अच्छा खासा शोर सुनाई आने लगता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दबे आवाज में सब एक ही बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिनकी सगाई का प्रोग्राम रखा गया है वह लोगों के बीच से पलटकर चले गए और पूरा परिवार सिर्फ देखता ही रह गया। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और न ही उसके जाने पर अभी तक किसी तरह का कोई टिप्पणी की गई है। इस बात को दोनों ही परिवार अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह अपनी जगह पर जमे खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। इस समस्या का कोई न कोई हल निकालना पड़ेगा, लेकिन बिना अनिका और रोहित की इजाजत की कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता था। अब सभी की निगाहें उन्हीं दोनों पर टिक जाती है। तभी भूमिका इस ओर कदम बढ़ाती है जिस ओर प्रीति गई थी। ठीक इसी वक्त अनिका उसके कंधे पर हाथ रखती है। भूमिका अनिका की तरफ देखती है। अनिका अपनी गर्दन हिलाकर आंखों से इशारा करती है, जिसका मतलब था कि तुम रुको, मैं देखती हूँ। भूमिका अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरती है और कहती है ठीक है। फिर अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित हल्के से गर्दन हिलाकर इशारा करता है, जिसका अर्थ था कि वह सनी के पास जा रहा है। अनिका अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है। रोहित सनी से जानना चाहता था कि इस तरह के इनकार का क्या कारण है। वह जैसे ही एक कदम बढ़ाता है तभी मुक्ता आगे आ जाती है और कहती है भैया क्या मैं बात करूं प्लीज। रोहित एक पल के लिए खामोश रहता है, फिर कुछ सोचकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। रोहित अच्छी तरह जानता था कि आगे आने वाली जिंदगी में मुक्ता और सनी को साथ साथ रहना है। अगर मुक्ता समस्या का खुद ही समाधान निकालना चाहती है तो उसे मौका देना ज्यादा अच्छा होगा। और फिर रोहित तो वहाँ था ही। इसके अलावा यह भी हो सकता था कि सनी के इनकार की वजह मुक्ता और सनी के बीच की कोई मुद्दा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोहित मुक्ता को इजाजत दे देता है। जैसे ही मुक्ता 2 कदम आगे बढ़ाती है, आदित्य मुक्ता के सामने आ जाते हैं और आंखों ही आंखों में उससे सवाल करते हैं, आप यह क्या करने जा रही हैं मुक्ता? क्या आपको विश्वास है कि आप यह कर पाएंगी? मुक्ता आदित्य का हाथ पकड़ती है और उस पर अपना दूसरा हाथ रखती है। फिर आदित्य की आंखों में देखते हुए पूरे विश्वास के साथ हल्के से अपनी गर्दन हिलाती है, जिसका अर्थ था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। मुक्ता पर पूरा ही पराशर परिवार आंखें बंद करके विश्वास करता था। आदित्य भी इसका अपवाद नहीं था। आदित्य हल्के से गर्दन हिलाकर मुक्ता के जाने की अनुमति दे देते हैं और एक तरफ हट जाते हैं। मुक्ता अपना गाउन पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए सनी के कमरे की ओर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली जाती है। चिराग मेहता के इशारे पर यह अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि अभी सगाई में कुछ वक्त और लगेगा, तब तक आप सभी पार्टी को एंजॉय करें।
इन सभी परिस्थितियों के दौरान मुक्ता के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट ने एक पल के लिए उसका साथ नहीं छोड़ा था। केवल मुक्ता का चेहरा ही वह चेहरा था जिसे देखकर लोगों को यह भ्रम हो रहा था कि जरूर कोई सामान्य सी बात है जिसकी वजह से सगाई में देरी हो रही है। कुछ लोग तो आपस में यहाँ तक कह रहे थे कि जरूर बच्चों ने किसी तरह की जिद पकड़ी होगी जो आज अभी मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार को पूरी करनी है। बच्चे तो ऐसी जिद करते ही रहते हैं, ऐसे ही मौके होते हैं जब घर वालों से उन्हें पूरा करवाया जाता है। अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। जब इस तरह की बातें फैलने लगती है तो सभी लोग सामान्य होकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के कमरे में, प्रीति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी सपने में है, एक ऐसे बुरे सपने में जो नींद खुलने के साथ खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन पलों में वह इस वक्त है वह उसकी हकीकत है या सपना है। दरवाजा बंद करते ही वह उसी से टिक कर खड़ी हो जाती है। उसे लगता है जैसे कि उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। उसे हर एक सांस लेने के लिए काफी प्रयास करना पड़ रहा था। फिर उसे समझ आता है कि उसकी सांस फूल रही है। कुछ पल इसी तरह खड़े रहने के बाद उसे एहसास होता है कि अभी अभी जो कुछ भी घटा वह रात को देखा गया बुरा ख्वाब नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी के दिन की हकीकत है जिसे वह झुठलाकर अपने कमरे में चली आई है। वह अपनी जिंदगी की उस ख्वाहिश को ठोकर मारकर आई है जिसके सपने उसने पिछले कई साल से संजोए थे। वह दरवाजे से हटकर दूर होती है और अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह किसी तरह बिस्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन अब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है और उसके पैर खुद ब खुद मुड़ जाते हैं और वह वहीं फर्श पर लगभग गिरने की स्थिति में बैठ जाती है। उसका एक हाथ बिस्तर पर था और सिर उसके हाथ पर था। अचानक ही उसकी आंखों से गंगा जमुना का सैलाब बहने लगता है। कुछ ही पलों के बाद यह धीरे धीरे बहते हुए आंसू उसके फूट फूट कर रोने में बदल जाते हैं। इतना सुनने के बाद ही अपना एक हाथ अपने माथे पर रखते हुए खुद से ही वह कहती है, जिस इंसान की खुशियों की वजह बनना चाहती हूँ उसी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ देकर लौट आई हूँ। क्या यह सब मेरे साथ ही होना बाकी रह गया था? इस वक्त प्रीति को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अपने ही हाथों से अपने ही चेहरे पर थप्पड़ लगाए जा रही थी। अपने बालों को नोच ले, खुद को जितना तकलीफ दे सके दे रही थी। वह अपने मनोभाव पर नियंत्रण पाने के लिए अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को कसकर भींच लेती है और चेहरे को छत की तरफ ऊंचा कर लेती है और उसकी सिसकियां अभी भी जारी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज महसूस होती है। प्रीति सचेत हो जाती है। इस वक्त दरवाजे पर अनिका थी। जब प्रीति को दोबारा से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है तो वह बिस्तर का सहारा लेकर किसी तरह से खड़ी होती है और अपने चेहरे के आंसुओं को साफ करके अपने चेहरे को सामान्य करने की कोशिश करती है। अनिका फिर से दरवाजा खटखटाती है। प्रीति दरवाजे की तरफ बढ़ती है और बड़ी ही हिम्मत करके उसे खोल देती है। अनिका को देखकर वह 2 कदम पीछे हट जाती है। अनिका कमरे के अंदर आ जाती है। इस वक्त कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। अनिका कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। प्रीति एक पल वहीं रुककर अपने धीमे कदमों से अंदर आकर खड़ी हो जाती है। अनिका प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसे बिस्तर के किनारे पर बिठाती है। प्रीति अपने पलकें झुकाकर चुपचाप बैठी रहती है। कुछ पलों तक अनिका उसे यूं ही देखती रहती है। ना अनिका कुछ कहती है, ना प्रीति कुछ बताती है। प्रीति द्वारा अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद भी प्रीति की रोई हुई आंखें अनिका को प्रीति के दिल का हाल बयां कर चुकी थी। अनिका अच्छी तरह समझ पा रही थी कि इस वक्त प्रीति मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्रीति के लिए ओंकार क्या मायने रखता है। इसके बावजूद भरे महफिल में सगाई से इनकार करना प्रीति की कोई बड़ी मजबूरी रही होगी।
अब अनिका आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथ आगे करके प्रीति के चेहरे को अपने सीने से लगा लेती है। अनिका का प्यार भरा स्पर्श मिलते ही प्रीति अपने दोनों हाथ ऊपर करके अनिका को कसकर पकड़ लेती है और एक बार फिर से रोना शुरू कर देती है। कुछ पलों तक अनिका प्यार से उसके सिर पर और कमर पर हाथ फेरती है। फिर कुछ पलों के बाद वह पीछे होकर प्रीति के चेहरे को ऊपर करते हुए अपने हाथों से साफ करती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम नहीं चाहती वह तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें रोना पड़े तो यह कितनी गलत बात है। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें सगाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मुक्ता का बर्थडे और उनकी सगाई तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। प्रीति किसी तरह से हल्की सी मुस्कान देती है और हाँ में अपना गर्दन हिला देती है। जब अनिका देखती है कि प्रीति कुछ शांत हो गई है तब वह उससे कहती है, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या सच सच बताओगी? प्रीति अपनी भारी आवाज के साथ कहती है, हाँ दीदी पूछिए ना, क्या पूछना चाहती हैं? अब अनिका कहती है, मैं यह जानती हूँ कि तुम ओंकार से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो। उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके लिए तुम उसे अपनी जिंदगी से बाहर करो। यह बात मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं यह भी बखूबी जानती हूँ कि अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने की तुम्हारे पास कोई न कोई जायज वजह जरूर होगी। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वह वजह क्या है, वह मजबूरी क्या है जिसकी वजह से तुम्हें यह फैसला लेना पड़ा। मैं एक बार फिर से तुम्हें कह देती हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें यह सगाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर मुझे सच बता सकती हो। प्रीति अपने उदास चेहरे से अनिका की तरफ देखती है और फिर कुछ पलों के बाद अपनी खामोशी खत्म करते हुए कहती है, दीदी ओंकार के माता पिता मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह ओंकार के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो उनके स्टेटस की हो। अपने माँ बाप को खोने के बाद मेरे पास आपके और ओंकार के अलावा और कोई नहीं है। मैंने सोचा था कि ओंकार से शादी होने के बाद मुझे माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मेरी वजह से ओंकार से उसके माता पिता दूर हो जाएं। यह मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माता पिता के नहीं होने की तकलीफ क्या होती है। प्रीति की बात सुनकर अनिका को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह जाकर वरुण और रोहिणी का मुंह तोड़ दे, लेकिन वह प्रीति के आगे किसी भी तरह के भाव अपने चेहरे पर नहीं आने देती है। प्रीति अपनी बात कहकर चुप हो जाती है। अब अनिका कहती है, मैं तुम्हारा तथ्य और तकलीफ दोनों ही अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तुम यही रुको, कुछ देर आराम कर लो। जब तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए तो नीचे आ जाना। घर में फंक्शन है और तुम यहाँ कमरे में बैठोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह प्रीति के सिर पर हाथ फेरती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। अनिका को बाहर आते हुए देखकर ओंकार पीछे की ओर होकर एक साइड हो जाता है ताकि अनिका की निगाह ओंकार पर न पड़े। इस वक्त जितना गुस्सा अनिका को वरुण और रोहिणी पर आ रहा था उतना ही गुस्सा ओंकार को भी आ रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अनिका उन दोनों को अपने मुक्कों से सबक सिखाना चाहती थी, वहीं ओंकार के माता पिता होने की वजह से उन पर हाथ उठाने का ख्याल उनके मन में नहीं था। वह उनकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देना चाहता था। वह मन ही मन खुद से कहता है, यह चुनिंदा माता पिता मेरे ही हिस्से में रह गए थे, जो न खुद कभी मेरे खुश या खुशी का आधार बने, न ही किसी और खुशी को मेरी जिंदगी में देख सकते हैं। मैं तो उनकी इन हरकतों का आदी हो चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार का दिल दुखाया है। वह किसी भी तरह से माफी के लायक नहीं है। दरअसल ओंकार यहाँ प्रीति से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन तभी उसे अनिका के पैरों के आहट से एहसास होता है कि वह इसी ओर आ रही है। इसलिए वह अंदर न जाकर एक ओर छिप जाता है और अनिका और प्रीति के अंदर हो रही सभी बातों को बाहर खड़ा रहकर सुनता है। वह यहाँ प्रीति को मनाने के लिए आया था, लेकिन अब तक ओंकार को पूरी तरह से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि प्रीति अपनी बात से हटने वाली नहीं है। यदि वह इस स्थिति में ओंकार उसके पास जाएगा
तो वह और भी ज्यादा रोएगी और अपना मूड खराब करेगी। इसलिए वह अपना गुस्सा निकालने के लिए वरुण और रोहिणी के पास जाने के लिए उनकी ओर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस के सनी के कमरे में सनी के कमरे के अंदर जाने के बाद अपने फोन को एक तरफ फेंक देता है और बिस्तर के दूसरी तरफ के किनारे पर जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह काफी गुस्से में था। उसके दोनों हाथ बिस्तर के गद्दे को पकड़कर मुट्ठी भींचे हुए थे। गुस्से की वजह से सांसें काफी तेज चल रही थी। कुछ ही देर के बाद मुक्ता वहां पहुंच जाती है। इस वक्त सनी के कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन फिर भी मुक्ता अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाती है और कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुक्ता की आवाज सुनते ही सनी पलटकर देखता है और अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है। फिर हैरान होते हुए कहता है, तुम यहाँ? मुक्ता को देखते ही एक पल के लिए वह अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और बड़े ही आदर के साथ कहता है, आओ मुक्ता, आओ अंदर आओ। तुम्हें अंदर आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। मुक्ता अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर देती है और अपने चेहरे पर झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, अभी आप जो नीचे करके आए हैं उससे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मारवा हाउस आना ही नहीं चाहिए था। आप वहाँ सबके बीच हमें इतना पराया घोषित करके आए हैं और यहाँ अकेले में इस तरह अपनापन जता रहे हैं। बताइए हम किस पर विश्वास करें? सनी कहता है, नहीं मुक्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम ऐसा मत कहो। मैं तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था और मैं बेहद खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। फिर एक पल चुप रहने के बाद सनी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उस पर परेशानी दिखाई देने लगती है। मुक्ता बड़ी ही शांति से सनी के चेहरे को देख रही थी। वह उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को बारीकी से नोट कर रही थी। अब सनी आगे कहता है, तुम नहीं समझोगी। ऐसा कहकर वह दोबारा से उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहां पर पहले बैठा हुआ था। मुक्ता अपने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ती है और सनी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर सनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्या सच में हम नहीं समझेंगे आपकी प्रॉब्लम को? फिर से सनी परेशान चेहरे से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मुक्ता फिर से बड़े ही प्यार से कहना शुरू करती है, अगर हम समझेंगे तो फिर समझाइए ना हमें। आखिर बात क्या है? आप परेशान क्यों हैं? आपकी मर्जी के खिलाफ हमारी सगाई तो नहीं होगी ना? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में किसी को बिना मन के जबरदस्ती दाखिल होना पड़े। सनी ऐसे शब्द सुनकर मुक्ता के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, ऐसा मत कहो, तुम मेरी जिंदगी में किसी तरह की जबरदस्ती या मजबूरी नहीं हो। इनफैक्ट मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में मुक्ता जैसी लड़की है और उससे भी ज्यादा खुश नसीब इसलिए समझता हूँ कि मैंने तुम्हें चाहा और तुम मुझे मिल गई। तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो और मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। इसके बावजूद तुमने मेरी किसी कमी को नहीं देखा और मुझे मैं जैसा हूँ उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी ही आसानी से तुमने मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को भी एक्सेप्ट कर लिया। सनी अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। कुछ पलों के बाद मुक्ता फिर से कहती है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप जो नीचे करके आए हैं उसका क्या मतलब समझा जाए? और सनी कहता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मुक्ता और भी ज्यादा प्यार से कहती है, कोशिश तो कीजिए, हम आपकी बात जरूर समझेंगे और बाकी सभी को भी समझाएंगे। सनी मुक्ता की आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर से सामने की तरफ देखने लगता है। फिर अपनी गर्दन झुकाकर अपने चेहरे पर वही परेशानी के भाव लाकर कहता है, मैं चाहता था कि मेरी भी एक लव स्टोरी हो, उसकी मीठी मीठी यादें हो। जब कभी हमारा झगड़ा हो तो उनकी मीठी बातों को याद करके कभी मैं तुम्हें मना लूं, कभी तुम मुझे मना लो। शादी से पहले का वक्त जितना खूबसूरत होता है, शादी के बाद जिम्मेदारियों के चलते उसमें थोड़ी या ज्यादा कमी जरूर आती है। लेकिन मुझे देखो, मेरी लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो गई। मैंने किसी को पसंद किया, वह मुझे मिल गई और दी एंड। तुम्हें बताओ, जब मैं किसी को अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगा तो उसमें सुनने लायक क्या रह जाएगा? सारा एफर्ट तुमने डाला और मैंने क्या किया? यह भी छोड़ो,
बात यह भी नहीं है। मुक्ता खामोशी से सनी की तरफ देखती रहती है और उसके आगे बोलने का इंतजार करती है। कुछ पल रुककर सनी फिर से बोलना शुरू करता है। एक दिन किसी पल अचानक मुझसे कहा गया कि आज मेरा उस लड़की के साथ रिश्ता पक्का हो रहा है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मुझे उस लड़की को मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि प्यार का इजहार भी नहीं हुआ। उसके 4-6 दिन के बाद ही मुझसे कहा गया कि आज तुम्हारे इसके साथ सगाई है और फिर 8-10 दिन के बाद मुझे मंडप में खड़ा करके कहेंगे कि फेरे ले लो, आज तुम्हारी शादी है। अब तुम ही बताओ मेरी लव स्टोरी का क्या होगा। फिर मुक्ता की तरफ घूमकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, मुझे सगाई तुमसे ही करनी है और शादी भी तुमसे ही करनी है, लेकिन मैं कुछ वक्त चाहता हूँ। उस वक्त में तुम्हारे साथ मीठी यादें इकट्ठी करना चाहता हूँ। छुप छुप कर मिलना, देर रात तक बातें करना, एक दूसरे के पसंद नापसंद को जानना, उसके हिसाब से काम करना, खुद को एक दूसरे के हिसाब से ढालना, कुछ आदतें अपने पार्टनर से सीख लेना और कुछ उसके लिए छोड़ देना। मैं इन सभी पलों को जीना चाहता हूँ। तुम ही बताओ यह कैसे लव स्टोरी है जिसमें मिलना जुलना, रुठना मनाना, पपिया झपिया कुछ भी नहीं है।